हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में। और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के इतिहास का पहला चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इससे पहले हम लोगों ने उदारवादियों की क्रांति पढ़ी थी 1848 की, यानी फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग जो है जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आपने अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे आई बटन पे क्लिक करके या प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से जर्मनी का एकीकरण होना शुरू हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जर्मनी है कहाँ। तो जर्मनी जो है यूरोप महादेश में है। अगर बात करी जाए लगभग 800 ईस्वी यानी मध्यकाल के समय तक, यानी सार्लमा के शासन काल के नेतृत्व तक, तो जर्मनी जो था एक बहुत ही विशाल क्षेत्र था, यानी बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और उसके बड़े होने के साथ साथ हम इस तरीके से जान सकते हैं कि वहां 300 छोटे बड़े राजा शासन करते थे, यानी 300 तरह के जो है वहां शासन संचालन होता था, जिसमें कई छोटे छोटे राज्य थे और कई बड़े बड़े राज्य थे। बड़े राज्यों की बात करी जाए तो ऑस्ट्रिया और पर्सा ये दो बड़े राज्य थे, और इसके अलावा छोटे छोटे लगभग 300 के करीब जो है राज्य थे, जो छोटे छोटे राज्य थे, यानी कुल मिलाकर के 300 छोटे बड़े राज्यों को मिलाकर के 300 जो थे वहां राज्य थे। और 300 भागों में जो है जर्मनी बटा हुआ था। तो 300 राज्यों से जो है जर्मनी में एकीकरण आखिर कैसे हुआ, या ये जर्मनी जो इस तरीके से अभी हम लोग नक्शा देखते हैं ऐसा नहीं था, ये अलग था। तो इस तरीके से कैसे हुआ, क्या गतिविधियां रही, इस चीज को हम लोग इसमें समझने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि नेपोलियन ने जब यूरोप को जीतना शुरू किया था तो इस क्रम में नेपोलियन का रुख जो है जर्मनी की ओर भी हुआ था। और जर्मनी में आने के बाद नेपोलियन ने पूरे जर्मनी के प्रदेशों को जीत करके मात्र 39 प्रदेशों तक सीमित कर दिया, यानी 300 से कितने बना दिया, 39 राज्यों तक उसने सीमित कर दिया। लेकिन इस 39 राज्यों में भी ये भावनाएं आ गई थी कि हम एक जर्मनी बने, एक हमारा शासक हो और एक तरीके की जो है यहाँ शासन व्यवस्था संचालित हो। इसके लिए क्या क्या चीजें अपनाई गई, इस चीज को हम लोग जो है इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर जर्मनी जो था उसका एकीकरण हो क्यों नहीं रहा था, जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या चीजें जो थी वो रुकावट पैदा कर रही थी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इटली का एकीकरण सेम टाइम पे हो रहा था जर्मनी के साथ, तो इटली और जर्मनी में लगभग सेम टाइम में एकीकरण हुआ था। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं जर्मनी को, आगे चलकर के हम लोग इटली को भी पढ़ेंगे। तो जर्मनी का एकीकरण जो था वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। क्यों था, इसके कई सारे रीजन थे, जिसमें सबसे पहला रीजन था राजनीतिक, यानी पॉलिटिकल क्राइसिस थी वहां, यानी राजनीतिक रूप से जो है वहां बहुत सारी विसंगतियां थी। अगर बात करी जाए विसंगतियां में तो हम ये देख सकते हैं कि जो जर्मनी था वो 300 छोटे छोटे राज्यों में था, वहां से वो चला 39 राज्यों तक हो गया। लेकिन 3900 राज्यों तक होने के बाद 39 राजा थे और 39 राजाओं को एक राजा के अंतर्गत आना था। तो ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा मुश्किलें थी, किस तरीके से बाकी जो 38 राजा थे वो अपने शासन छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। क्या ये आसान काम था? तो बिल्कुल नहीं, इस तरीके के आसान काम नहीं होते हैं कि 38 राजा जो है सहर्ष रूप से स्वीकार कर ले कि चलिए हम जो है शासन नहीं करेंगे, हम जो है इन्हीं के साथ रहेंगे, ये हमारे जगह जो है ले ले और पूरी तरीके से जो है हमारे क्षेत्र पर भी ये प्रशासन का काम करें, ये संभव नहीं था। तो यहाँ जो डिफिकल्टी थी ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अब इसमें जो दो बड़े बड़े राज्य थे जिसमें पर्सा था, ऑस्ट्रिया था, और ये दो बड़े बड़े राज्य थे। अब इनमें भी बैलेंस था कि कौन कौन जो है इसका नेतृत्व करेगा, ऑस्ट्रिया करेगा या पर्सा करेगा। यहाँ आप अनुमान के लिए समझ सकते हैं कि अगर किसी जगह पर जो जमीन हो और उसको एक कर दिया जाए और कहा जाए कि इसका मालिक एक ही हो, तो आप कहेंगे कि हमको मिल जाए और आप बगल वाला कहेगा कि हमको मिल जाए। तो यही चीजें थी। तो ऑस्ट्रिया और पर्सा जो है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे, बहुत तरीके के अंतर थे, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से और आर्थिक रूप से भी यहाँ बहुत तरह का अंतर था। ऐसी स्थिति में यहाँ जो है एक दूसरे पर भरोसा करना मुश्किल था, कौन जो है किसके अंतर्गत जो है एकीकरण कराए, ये भी बहुत ज्यादा जो है मुश्किल पैदा कर रही थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आर्थिक राजनीतिक रूप से जो है अंतर है। अब अनुमान के लिए जैसा कि मैंने बतलाया कि कौन सा ऐसा जो शासक होगा जो चाहेगा कि चलिए मैं राज्य नहीं कर रहा हूं ये कर ले, तो यहाँ जो है बहुत ज्यादा मुश्किल थी। अब चूंकि प्रसा जो था बाद में चल करके अब एकीकरण की दिशा को तय किया। हालांकि यहाँ हम जान लें कि 39 राज्यों ने ये पूरी तरीके से मान लिया था कि हम जर्मनी का एकीकरण नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही जर्मनी का एकीकरण करेंगे उनके राज्य जो है चले जाएंगे, हाथ से चले जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जो है
यहाँ पर प्रॉब्लम था जिसकी वजह से जो है जर्मनी का एकीकरण नहीं हो रहा था। और इनमें दो बड़े बड़े राज्य थे, एक ऑस्ट्रिया था और दूसरा प्रसा था। समझना होगा, ऑस्ट्रिया जो था वो दक्षिण में था और प्रसा जो था उत्तर में था। तो ऑस्ट्रिया और प्रसा जो था इसमें बहुत तरह के अंतर थे। आपको मालूम होगा, पढ़े भी होंगे कि प्रसिया जो है, प्रसा जो है, वहां का जो शासक था विलियम को इन लोगों ने जो है 1848 का जो फिलिप था, तो फिलिप को इन्होंने जो है 1848 की क्रांति के समय जो है इनको क्या किया था, हटाया था। तो उसके बाद जो है वहां प्रसा जो है वहां उदारवादियों का जो है बोलबाला होना शुरू हो गया था। लेकिन जो ऑस्ट्रिया था वहां पुरातन व्यवस्था ही चल रही थी, यानी वहां जो है निरंकुश शासन व्यवस्था ही चल रही थी। तो ऐसी स्थिति में अंतर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का अंतर देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि प्रसा के लोग ऑस्ट्रिया के लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे, ऑस्ट्रिया के लोग जो है प्रसा के लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा था राजनीतिक रूप से। यहाँ जो है बहुत सारी विसंगतियां थी। दूसरी तरफ से बात करी जाए धार्मिक रूप से, तो धार्मिक रूप से भी विसंगतियां थी। अब चूंकि यूरोप के अधिकतर देशों में जो है ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं, जैसे कि आप अगर बात करें तो हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, लेकिन हिंदू धर्म के मानने में भी अलग अलग तरीके के जो लोग हैं वो विचार मान्यताएं रखते हैं। कोई शैव को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई अलग अलग चीजों को मानता है। ठीक उसी तरीके से ईसाइयों में भी अलग अलग मत के मानने वाले लोग होते हैं। अब इनमें दो मत जो है फेमस है, जिसमें एक होता है कैथोलिक और दूसरा होता है प्रोटेस्टेंट। अब कैथोलिक प्रोटेस्टेंट कौन होते हैं इनको जान ले। कैथोलिक वे लोग होते हैं जो पुराने चर्च में आस्था रखते हैं, विश्वास करते हैं, चर्च को मानते हैं, बाइबल को मानते हैं, मैडोना को मानते हैं, और इस तरीके से जो पोप होता है उसको यीशु के उत्तराधिकारी के तौर पर देखते हैं, यानी यीशु मसीह के बाद जो है पोप को बना दिया गया, ऐसा इन लोगों को मानना होता है। लेकिन इसी के उल्टे अगर हम चले प्रोटेस्टेंट को, तो प्रोटेस्टेंट लोग इसके खिलाफ है, कहते हैं ये सब बाहरी आडंबर है, ये दिखावा है, ढोंग है, इस चीज को हम नहीं मानते, हम केवल बाइबल को मानते हैं और बाइबल जो कहेगा वही चीज चलेगा। लेकिन कैथोलिक जो लोग हैं वो पोप पर बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा इटली का जो रोम था, वहां का जो होता था वो पूरे ईसाई जगत का जो है नेता होता था और वो जो कहता था वही चीज जो है लागू होती थी। तो इस तरीके से प्रोटेस्टेंट लोग जो है ये कहते हैं कि नहीं, हम पोप को नहीं मानेंगे, हम किसी दूसरे को नहीं मानेंगे, हम केवल बाइबल को मानेंगे और बाइबल में जो चीजें हैं उसी चीज को हम लोग मानने वाले हैं। अगर बात करें जाए मार्टिन लूथर की, तो मार्टिन लूथर जो थे वही प्रोटेस्टेंटवाद के जनक थे, जिन्होंने जो है एक तरीके से कहा जाए कि रिनेसां करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो चीजें हुई उसको लेकर के जब प्रोटेस्टेंट लोगों की जो है मांग बढ़ने लगी, उन्होंने कैथोलिक चर्च का विरोध करना शुरू कर दिया। तो बहुत ही ज्यादा जो है कैथोलिक चर्च जो है क्रुद्ध हुआ और क्रुद्ध होकर के बहुत सारे प्रोटेस्टेंट को उन्होंने मार दिया। और इसी को लेकर के जो मार्टिन लूथर थे उनको भी उन लोगों ने क्या किया, मार दिया था। तो ये अब अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी ज्यादा धार्मिक रूप से जो है अंतर रखने वाले या धार्मिक रूप से जो है विचार रखने वाले लोग हैं वो कैसे एक हो सकते हैं। तो यहाँ ये बात जान लेना जरूरी है। तो प्रसा जो था वहाँ प्रोटेस्टेंट लोगों की ज्यादा मांग थी, यानी उत्तरी जर्मनी में जो है प्रोटेस्टेंट लोग मानने वाले थे, दक्षिण जर्मनी में कैथोलिक मानने वाले थे। तो ऐसे में एक होना यहाँ भी बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आता है। उसके अलावा आर्थिक चीजें थी। अब बहुत से, जैसे अभी बात करी जाए कि अगर बिहार जो है पिछड़ा राज्य है और इसके साथ जो है कोई अग्रणी राज्य जो है उसको मिलाने की बात चली जाए, तो बिहार के लोग जो है तैयार होंगे, लेकिन अग्रणी राज्य जो है तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो कहेगा कि हम आर्थिक रूप से जो बहुत आगे हैं और इसके साथ मिलाएंगे तो हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो इन लोगों के आय से जो है कम हो जाएगी या समानांतर हो जाएगी या इसके बराबर जो है हमारी घट जाएगी। तो ये चीजें हो गई। जैसे कि अनुमान के लिए आप समझ सकते हैं कि एक छोटा बच्चा जब बिस्कुट खरीद करके लाता है तो जिसके पास बिस्कुट नहीं होता है वो बच्चा कहता है दे दो, तो कहता है नहीं देंगे क्योंकि मेरा घट जाएगा। सेम यही कंडीशन था। तो आर्थिक रूप से जो थे जर्मनी के कुछ एरिया जो थे वो बहुत ज्यादा डेवलप थे और कुछ जो थे डेवलप नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में उन चीजों को एक करना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल था। अगर बात करें जाए प्रसा की, तो प्रसा जो था बाद में चल करके इसने इंडस्ट्रियलाइजेशन करना शुरू कर दिया, मेंटेनेंस करना शुरू कर दिया। उसमें जो है अपने यहाँ जो है अलग अलग जो है सुधार करने शुरू किए, जबकि रूढ़िवादी जो ताकतें थी वो किसी भी तरह का सुधार नहीं चाहते थे, आपको मालूम है। तो यहाँ जो है आर्थिक रूप से या औद्योगिक रूप से जो है दक्षिण जर्मनी जो पिछड़ रहा था और उत्तरी जर्मनी जो है आगे बढ़ रहा था। तो ये अंतर था। इसके अलावा कुछ एरिया जो था एग्रीकल्चर वाले था, कुछ जो था वहाँ कुछ भी नहीं होता था। तो ये चीजें जो थी आर्थिक रूप से जो थी
वो भी बहुत ही ज्यादा योगदान रखती थी जर्मनी के एकीकरण को लेकर के। और जो आर्थिक रूप से पिछड़े होंगे वो एकीकरण को चाह रहे होंगे, जो नहीं होगा वो नहीं चाह रहे हो। तो आर्थिक रूप से जो अंतर था वो भी एकीकरण में बाधा था। इसके अलावा जो बाकी राज्य थे, बाकी देश थे जो रूढ़िवाद को मानते थे या जो उदारवाद के विरोधी थे, उन राज्यों को भी ये लगता था कि अगर जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा, क्योंकि जर्मनी में जो एकीकरण की मांग उठनी शुरू हुई थी वो उदारवादियों के द्वारा ही शुरू हुई थी, वो मध्यम वर्ग के द्वारा ही शुरू हुई थी। तो ऐसी स्थिति में अगर जर्मनी का एकीकरण होता है तो जर्मनी जो है रूढ़िवादी से हट जाएगा और हट करके वो उदारवाद को प्रमोट करेगा। तो ऐसे में जो भी राष्ट्र रूढ़िवाद को मानने वाली थी वो नहीं चाहती थी कि जर्मनी का एकीकरण हो। लेकिन इनके बावजूद भी जर्मनी में जो दार्शनिक आए, लेखक आए, कवि आए या अन्य जो घटनाएं घटी, जो व्यापारिक गतिविधियां अपनाई गई, उन चीजों को लेकर के जो है जर्मनी में एकीकरण हुआ और जर्मनी जो है एक राष्ट्र के रूप में बनकर के उभरा। और उभरा क्या, वो एक ताकत बनकर के उभरा। और जिसने जो है हिटलर के समय में आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से जो है यूरोपीय देशों पर जो है आक्रमण भी किए। तो इस तरीके से जर्मनी जो एकीकरण हुआ, क्यों हुआ, इसके लिए जो है हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग बस इतना जाने कि जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन सी चीजें रुकावट थी। तो बस आज के लिए इतना, मिलता है फिर अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे। धन्यवाद।